हेलो दोस्तों, आज निक की पुस्तक का दूसरा भाग लेके आए हैं। उसको सुनाने के लिए जा रहे हैं हम। नवीन आर्य, सुनिएगा आप। 1 मिनट। मोबाइल लगाते हैं। तो सुनिए आप लोग फिर। ये रही निक की पुस्तक का दूसरा भाग, विश्वास का साकार रूप। सन 2011 की बात है। मैं अपने व्याख्यानों के लिए मैक्सिको के दौरे पर था। मैक्सिको शहर में यूएस दूतावास से एक अधिकारी का फोन आया और उसने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच पड़ताल के कारण मेरे यूएस वर्क वीज़ा को कुछ दिनों के लिए रोक लिया गया है। मैं यूएस में उसी वीज़ा पर रहता हूं क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं। मैं उस वीज़ा के बिना अपने कैलिफोर्निया वाले घर तक नहीं लौट सकता था। मेरे स्टाफ ने यूएस में कई स्थानों पर मेरे लिए व्याख्यान सत्रों के समय तय कर रखे थे, इसलिए वीज़ा का रोक लिया जाना एक गंभीर समस्या थी। मैं अगली सुबह अपने सहायक रिची के साथ यूएस दूतावास पहुंचा ताकि पता लगाया जा सके कि मेरे वीज़ा का राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना हो सकता है। जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि वहां स्वागत कक्ष में लोगों की भारी भीड़ थी जो अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। हमें भी उसी तरह अपने लिए नंबर लेना पड़ा जैसे किसी बेकरी में लेते हैं। ये इंतज़ार इतना लंबा हो गया कि अधिकारी से मुलाकात से पहले मैंने एक छोटी सी झपकी भी ले ली। जब मैं घबरा जाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही मजाकिया व्यवहार करने लगता हूँ। वैसे ये उपाय मेरा काम नहीं आता। मैंने मजाक किया, क्या वीज़ा पर मेरी उंगलियों के निशानों से संबंधित कोई परेशानी है? दूतावास अधिकारी ने मुझे घूरा। फिर उसने अपने सुपरवाइजर को बुलवाया। हो सकता है कि मेरा हाथ से बोध उन्हें अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा लग रहा हो। सुपरवाइजर आया। वह भी रोनी सूरत बनाए हुआ था। मेरी आंखों के आगे जेल की सलाखों का दृश्य कौन गया। आपका नाम जांच पड़ताल होने वाले नामों की सूची में आया है, अधिकारी ने मशीनी ढंग से जवाब दिया। आप यह कार्रवाई पूरी होने से पहले यूएस नहीं जा सकते और इस काम में 1 महीना लग जाएगा। मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता। रिची वहीं जमीन पर ढेर हो गया। पहले तो लगा कि वह बेसुध हो गया है, लेकिन वास्तव में वह 200 लोगों की मौजूदगी के बावजूद वहीं घुटनों के बल बैठ गया था। जी हाँ, वह मेरी अच्छी देख रेख करने वाला सहायक है। उसने बाएं और हाथ ऊपर उठाए और परमात्मा से किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगा ताकि हम अपने घर जा सकें। मेरे आसपास के सभी लोग एक साथ तेज और धीमी गति से चलते दिखाई देने लगे। जब मेरा सिर चकरा रहा था तो उसी समय अधिकारी ने दूसरा गोला दागा। उसने कहा कि शायद मेरा नाम इसलिए सूची में शामिल किया गया था क्योंकि मैं सारी दुनिया में बहुत घूमता फिर रहा था। क्या उन्हें शक था कि मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हूँ, एक ऐसा आर्म्स डीलर, हथियारों की सौदेबाजी करने वाला जिसके पास आर्म बाजुएं ही नहीं हैं? ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने आज तक किसी पर अपना हाथ नहीं आजमाया। देखा, जब मैं घबरा जाता हूँ तो जाने क्या ऊट पटांग बोलने लगता हूँ। अरे भाई, कोई तो रोको मुझे। अरे आप भी अजीब बात करते हैं, इसमें इतने खतरे वाली क्या बात है? मैं कल 3 किंग्स के डे पार्टी के लिए मैक्सिको के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी से भेंट करने जा रहा हूँ। उन्हें तो मुझसे कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है, मैंने दूताधिकारी से कहा। वह टस से मस नहीं हुआ। आप प्रेसिडेंट ओबामा से भी भेंट कर रहे हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये छानबीन पूरी हुए बिना यूएस में कदम नहीं रख सकते, उसने कहा। अगर मुझे यूएस में कई जगह व्याख्यान देने न जाना होता तो ये हालात मज़ेदार बनाए जा सकते थे, पर अब तो मेरे लिए किसी भी हाल में घर पहुंचना जरूरी था। मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था कि पहले अमेरिकी लोग ये सुनिश्चित कर लें कि उन्हें अपने घर में मुझसे कोई खतरा नहीं है, उसके बाद जाकर मैं कुछ करूं। मैंने दूतावास अधिकारी से कुछ देर तक और विनती की, अपनी जिम्मेदारियां और कामों का हवाला दिया। खास लोगों के नाम के लिए इस बात पर बल दिया गया कि वहाँ मेरे कर्मचारी तथा मुझसे आस लगाए बैठे अनाथ मेरी राह देख रहे हैं। उसने फ़ोन पर अपने किसी उच्च अधिकारी से बात करके कहा, वह आपके लिए केवल इतना कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज़ी से पूरा कर दिया जाए। फिर भी मंजूरी आने में 15 दिन का समय लग सकता है। उन 2 सप्ताहों के दौरान ही मुझे दर्जनों जगह लोगों से मिलने और भाषण देने जाना था, पर दूतावास अधिकारी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। इस स्थिति में हम केवल इतना ही कर सकते थे कि अपने होटल वापस आ जाएं। वहां आकर मैं दीवानों की तरह अपनी जान पहचान के लोगों को फ़ोन करने लगा।
ताकि वह हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमें कोई मदद मिल सके। मैं विश्वास की अटूट शक्ति को अपने लिए प्रयोग में लाने का प्रयत्न कर रहा था। सरल शब्दों में मैं कहें तो किसी चीज़ में मुझे विश्वास है कहना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप इस दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास पर कार्य भी करना होगा, उसे सच मानते हुए उसके अनुसार चलना होगा। मैंने अपनी गैर लाभकारी टीम LWL लाइफ विदाउट लिम्स को फ़ोन किया। वे लोग कैलिफोर्निया में थे। मैंने कहा कि वे मेरे लिए प्रार्थना की श्रृंखला बनाएं। मैंने उनसे कहा, हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग भी कोशिश करो। मेरी संस्था के स्टाफ ने अपनी ओर से कुछ ही समय में हर जगह फ़ोन, ईमेल, ट्वीट और संदेश भेज दिए। एक ही घंटे के भीतर लगभग 150 लोग यह प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे वीज़ा की समस्या का तुरंत समाधान हो जाए। मैंने भी उन साथियों और जानकारों को फ़ोन लगाए जो अपने संबंधियों, मित्रों या US स्टेट विभाग में कार्यरत पुराने सहपाठियों के माध्यम से मेरा काम करवा सकते थे। 3 घंटे बाद किसी ने मैक्सिको दूतावास से फ़ोन करके कहा, जांच पूरी हो गई है, आपका नया वीज़ा तैयार है, कल सुबह आकर ले जाएं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं विश्वास की शक्ति। यह पहाड़ों को भी हिला सकती है और ये मुझे मैक्सिको से बाहर आने में मदद कर सकती है। धन्यवाद।